आप सभी लोगों को मालूम है कि 10 जुलाई से फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट हैं। कल हमने फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे जो एग्जाम में आने वाले हैं, और आज हम सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जो एग्जाम आपके 10 जुलाई से स्टार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग इनकी जो डिटेल बताई जाती है उसको ध्यान से समझें। क्योंकि क्वेश्चन के साथ में जो और क्वेश्चन कवर किए जाते हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे शो होगा, ठीक, और उसका क्वेश्चन नंबर और आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। जो भी डिटेल रहेगी उससे संबंधित यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर ले लें, ठीक, और सभी लोग पहला क्वेश्चन देखें उसमें, ठीक है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। हाँ, जो आपका पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि डीसी जनित्र या डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से पहला है लेंज का नियम, दूसरा है सहप्रेरण, तीसरा है ओम का नियम और चौथा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर किसी स्टूडेंट को यदि मालूम हो तो बताएं क्या होगा। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी। हम आपको बता दें एग्जाम में बहुत बार मोटर, जनरेटर और कभी-कभी ट्रांसफार्मर के संबंध में भी यह नियम लगता है। यदि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम ऑप्शन में दिया है तो आप कोई दूसरा नियम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी नियम के आधार पर आपका मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर क्या करता है, कार्य करता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइए क्या है। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग्स से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट प्राप्त होगा। हाँ, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वह बोलता है कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट प्राप्त होगा। अब जो इसके ऑप्शन है वो आप लोग देख लें, अल्टरनेटिंग करंट एसी, पल्सेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो बताएं यदि किसी को कुछ मालूम हो तो कौन सा होगा। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। हाँ, देखो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं जब यह चैप्टर पढ़ाया था कि आउटपुट जब हमें लेना रहता है तो हम स्लिप रिंग यदि जोड़ेंगे तो उससे जो हमें आउटपुट है वह एसी सप्लाई या अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। लेकिन जब हमें डीसी आउटपुट चाहिए रहता है तो उस समय हम स्प्लिट रिंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? स्प्लिट रिंग। और यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्लिप रिंग, इसलिए आपको आउटपुट में एसी या अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होगी। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टरनेटिंग करंट। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। हाँ, आप लोग भी जानते हैं कि जो आर्मेचर की कोर है उसको हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। ठीक। अब उनने पूछा है कि उसको लेमिनेटेड बनाने का क्या कारण है। वजन में कमी लाना, मूल्य में कमी लाना, हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना या एडी करंट के मान को कम करना। तो क्या होगा इसका आंसर? एडी करंट क्षति के मान को कम करना। ठीक, तो इसका आंसर होगा एडी करंट क्षति के मान को कम करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोगों को जब ट्रांसफार्मर का चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं, जिससे कि हम एडी करंट लॉस को क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, और इसके साथ एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना। हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन में नहीं, इस्पात में किसकी मात्रा मिलाते हैं, सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। ठीक, लेकिन उन्होंने पूछा है आपसे कि
लेमिनेटेड करने का कारण क्या है? तो उसका मात्र एक ही कारण होता है, चाहे आप ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड करें या आर्मेचर की कोर को लेमिनेटेड करें, वह एक ही काम करता है, एडी करंट क्षति के मान को क्या करता है? लेमिनेशन कम करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए सभी लोग। किसी जनित्र में लैप बाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। हाँ, जो आपका फोर्थ है, क्वेश्चन कह रहा है किसी जनरेटर में या जनित्र में लैप बाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। आप लोगों ने दो प्रकार की बाइंडिंग देखी थी जब आप यह चैप्टर देख रहे थे। एक लैप बाइंडिंग देखी थी, दूसरी वेब बाइंडिंग देखी थी। दोनों में अलग अलग विशेषताएं थी, कोई वोल्टेज ज्यादा दे रहा था, कोई करंट ज्यादा दे रहा था, किसी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे, किसी में कम थे, और भी ऐसी विशेषताएं थी। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, अधिक करंट व अधिक वोल्टता प्राप्त करना, कम करंट व कम वोल्टता प्राप्त करना, अधिक करंट व कम वोल्टता प्राप्त करना, कम करंट व अधिक वोल्टता प्राप्त करना। तो कोई बताएगा इसमें से आंसर क्या होगा? कोई भी? अधिक करंट व अधिक वोल्टता प्राप्त करना। ठीक, ये गलत है जो आपने बताया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अधिक करंट व कम वोल्टता प्राप्त करना। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब वहां पर करंट अधिक प्राप्त होगा तो वोल्टता कम प्राप्त होगी, और वोल्टता अधिक प्राप्त होगी तो करंट कम प्राप्त होगा। दोनों चीजें अधिक तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। यह वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। ठीक, इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि हमने उस समय आपको बताया था कि जो लैप बाइंडिंग होती है उसमें टर्न की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। वेब बाइंडिंग में जो समानांतर पथ है उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। भाई जिसमें ज्यादा टर्न रहेंगे उसमें करंट भी क्या रहेगा? अधिक रहेगा, और जब करंट अधिक रहेगा तो वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है आप याद रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका वेब था, वेब इसमें समानांतर पथों की संख्या 2 थी। ठीक, और जो आपकी लैप बाइंडिंग थी इसमें समानांतर पथों की संख्या क्या हो जाती है? A बराबर P हो जाती है। ठीक, तो जब यहाँ समानांतर पथ ज्यादा रहेंगे तो यहाँ करंट भी ज्यादा रहेगा, वोल्टेज कम रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो समझ में आया इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी लोगों को? ठीक, अधिक करंट और वोल्टता कम। अगला क्वेश्चन पढ़ें। डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है? हाँ, डीसी जनरेटर में या डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है? बताएं किसी को मालूम हो तो। ताम्र क्षति। ताम्र क्षति, ये तो सभी को मालूम है। ठीक, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे आपका जनरेटर हो, उसमें जो लोहे क्षति है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक, लोड के साथ एक ही क्षति बदलती है, जो कौन सी होती है? ताम्र क्षति। वो भी क्यों बदलती है? क्यों? क्योंकि जो तांबा होता है उसी से आपकी क्या बनती है? बाइंडिंग बनती है, और लोड जब हम डालते हैं तो भाई लोड सबसे पहले कहाँ जाता है? बाइंडिंग पर प्रभाव डालता है, और उसी के कारण जो हमारी ताम्र क्षति है वह क्या होती है? लोड के हिसाब से घटती बढ़ती है। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, और इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ताम्र क्षति। आई बात समझ में? ठीक, पांचवें का हो जाएगा ए, ताम्र क्षति। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ें। डीसी मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम कौन सा है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। ठीक, तो इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से कवर कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6वां। डीसी मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम कौन सा है? ठीक, आपको ध्यान रखना है, 2 नियम है, एक डीसी जनरेटर की दिशा और एक डीसी मोटर की दिशा। आप लोग ऐसे याद कर लें कि हम मोटर बाएं हाथ से चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटर चालू करने के लिए हमें मात्र एक स्विच को दबाना होता है, कोई मेहनत तो करना होती नहीं। लेकिन जब आप एक जनरेटर को चालू करोगे तो
कभी आप उसको लेफ्ट हैंड से चालू कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जनरेटर की जब कुल्ली घुमाना पड़ेगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बल लगेगा, और जब बल लगेगा तो बल के लिए अपन किसका यूज करेंगे? राइट हैंड का यूज करेंगे। ठीक, तो मोटर को हम लेफ्ट हैंड से चालू करेंगे और जनरेटर को किससे? जनरेटर को चालू करने के लिए हमें राइट हैंड की जरूरत पड़ेगी। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मोटर की डीसी मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करेंगे, और जब हमको जनरेटर की दिशा या जनरेटर में दिशा ज्ञात करनी रहेगी, ठीक है, विभिन्न राशियों की, तो उस समय हम दाएं हाथ का नियम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी आप लोग थोड़ा सा सुन लें। कभी कभी पूछा जाता है कि हम डीसी जनरेटर में किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? देखो, अंगूठा क्या दिखाता है? चुंबकीय मोशन दिखाता है। क्या दिखाता है? मोशन दिखाता है। ठीक, और जो हमारी अंगुलियां मुड़ी हुई हैं ये दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यह दिखाता है जो सामने वाली उंगली है विद्युत वाहक बल की दिशा। आई बात समझ में? ठीक, यदि हम मोटर, ये हमने जनरेटर का बताया, अब हम मोटर की बात करें, ये डायग्राम बनता है, अंगूठा है वह मोशन दिखाएगा, यह वाली जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, और जो सीधी वाली उंगली है वह विद्युत प्रवाह की दिशा या करंट प्रवाह की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। आई बात समझ में? ठीक, कभी कभी इनके नाम भी याद आते हैं। ठीक, इसको मध्यमा बोल दिया जाता है, इसको उत्तमा बोल दिया जाता है, और ये तो अंगूठा है। ठीक है, शायद इसको तर्जनी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेना जो भी है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना उंगलियों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि डीसी मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, और इसको 80% बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक, तो कोई बताना चाहेगा इसका आंसर क्या होगा? यदि डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दे तो मोटर की दिशा क्या होगी? मोटर की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आप लोग बताएं। ठीक, तो जैसा आप सभी लोगों ने गलत बताया है, ऐसे ही बच्चे पूरे गलत लगा के आते हैं इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर होगा सी, मोटर की दिशा वही रहेगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और बच्चे बार बार इसको गलत करते हैं। ठीक, आप हमें ये बताइए, जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें एक प्लस जाता है एक माइनस जाता है। ठीक, जब हम उसके टर्मिनल बदलते हैं तो उससे कोई उसकी दिशा पे प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे दूसरा यदि हम एग्जाम्पल लें, आप घर में सिंगल फेज की मोटर चलाते हैं, उसमें न्यूट्रल को फेज में लगा दो, फेज को न्यूट्रल में लगा दो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। ठीक, तो एक कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण यह होता है कि जब भी हमें डीसी मोटर की दिशा बदलनी रहती है तो हमें या तो उसके आर्मेचर के कनेक्शन बदलने पड़ेंगे या उसकी फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने पड़ेंगे। ठीक, टर्मिनल बदलना डीसी मोटर की दिशा बदलने का कोई तरीका नहीं है। ये आपको बिल्कुल शुद्ध में बेवकूफ बनाने के लिए डाला गया है, उनको पता है कि आप ये गलती करेंगे। ठीक, इसलिए ध्यान रखना, टर्मिनल बदलने पर मोटर की दिशा नहीं बदलती है, तो मोटर की दिशा क्या रहेगी? वही रहेगी। आई बात समझ में? 7वें का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखें। डीसी मोटर के प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य है। हाँ, ठीक, अब देखिए जो स्टार्टर है, आपने एसी मोटर के भी देखे, डीसी मोटर के भी देखे, सभी का लगभग 50-60% तो वही कार्य रहता है, और जब उसमें हम कुछ डिवाइस जोड़ देते हैं तो उसका कार्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन देखो जो स्टार्टर का यदि हम बोले मुख्य कार्य यही होता है कि जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको क्या है? सीमित करने के लिए। ठीक, ये नहीं बोलना कि कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। सीमित मतलब होता है
करने के लिए, मतलब जितनी मोटर को जरूरत है उतनी धारा देने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक, कभी कभी आपको मिल जाएगा कि शुरुआती करंट को सीमित करने के लिए, वही भी आंसर हो जाएगा, वह धारा की जगह क्या कर देंगे, करंट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि दूसरे शब्द बदल के भी यदि आपको इसका आंसर मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट, कंफ्यूजन? ठीक, चले अगला क्वेश्चन पढ़ें। यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, यदि किसी कार्यरत मतलब जो मोटर चल रही है वर्तमान में, ठीक, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट मतलब क्या होना, खुल जाना। ठीक, खुल जाए तो क्या होगा? पहला है, अब इसके ऑप्शन सुने और आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मोटर की घूर्णन दिशा बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा है मोटर रुक जाएगी। तीसरा, मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी। मोटर की घूर्णन गति अप्रभावित रहेगी। सर बी, मोटर रुक जाएगी। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा बी, मोटर रुक जाएगी। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो डीसी मोटर होती है हम उसको बिना लोड के नहीं चलाते हैं। जब मोटर पर लोड रहेगा और यदि उसमें धारा प्रवाहित बंद हो जाएगा तो क्या वो मोटर उस लोड को वहन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, और वह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो अगला क्वेश्चन देखें। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति होती है। हाँ, 10 बार। ठीक, अब ये शंट मोटर से क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ बढ़ जाती है, वही रहती है, कुछ घट जाती है, आनुपातिक रूप से बढ़ती है। क्या होगा इसका आंसर बताएं? कुछ घट जाती है, अनुपातिक रूप से बढ़ती है। आनुपातिक रूप से बढ़ती है? नहीं सर, वो घट जाएगी। घटने वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, अनुपातिक में बढ़ने वाला है। घटने वाला तो है ना, कुछ घट जाएगी। कुछ घट जाएगी। हाँ, तो अनुपातिक में गलत हो जाएगा। ठीक, हाँ, कुछ घट जाएगी। ठीक, देखो आप लोग भी जानते हैं कोई भी मोटर है, यदि हम क्या करेंगे उस पर एकदम से या लोड को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो मोटर 100% स्पीड पे चल रही है तो उसकी स्पीड नियत तो रहेगी नहीं। आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, भले वो 2% घटे, 1% घटे, आधा % घटे, लेकिन लोड बढ़ाने पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ घट जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप ये समझें कि उनने यह क्वेश्चन क्यों डाला है। उनने यह क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि बहुत बार आपने क्वेश्चन देखा है कि भाई कौन सी मोटर है जिसकी गति नियत रहती है, तो उसका आंसर क्या होता है, डीसी शंट मोटर। ठीक, उसी का फायदा उठा के उन्होंने सोचा होगा कि आप लोग लगाएंगे कि गति क्या रहेगी, वही रहेगी, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, कुछ घट जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन भी ऐसे डालते हैं, उनको पता रहता है कि आप कहाँ गलती करेंगे। ठीक, इसलिए उन्होंने पता क्या लगाया है, कुछ घट जाएगी। भले वो बिल्कुल बहुत कम घटे, थोड़ी सी घटे, लेकिन घट जाएगी। आई बात समझ में? सर इसमें ऐसा ऑप्शन हो कि अनुपातिक रूप से घट जाएगी तो वो भी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आनुपातिक का क्या मतलब निकालोगे? आनुपातिक मतलब होता है 2 बराबर लोड बढ़ाएंगे तो गति स्लो हो जाएगी। लोड से अनुपात थोड़ी बनेगा उसका। और अनुपात बनता है एक सी चीजों में। ठीक है, जो तो व्युत्क्रमानुपात वाला अनुपात बनाने के चक्कर में हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या हो भी, लेकिन अपन को उस पर नहीं जाना है, इसमें ध्यान रखना है कि कुछ घट जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर रोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। हाँ, एक चीज अपन ने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस की थी कि ट्रांसफार्मर की कोर, ठीक, हिंदी में इसको रोड लिखा जाता है और इंग्लिश में कोर पढ़ा जाता है।
ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है? सिलिकॉन इस्पात। ठीक, तो हाँ इसका तो सबको आंसर पता होता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन इस्पात, कास्ट आयरन, पीतल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन इस्पात, क्योंकि जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वह सिलिकॉन इस्पात का क्या होता है, सबसे कम होता है, और उसी क्षति को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? ठीक, यदि हम इसकी जगह दूसरी धातु का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सिलिकॉन इस्पात का यूज करते हैं। ठीक, यह इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन इस्पात। ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिमाण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। शक्ति, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, शक्ति आ रही। ठीक, तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा वोल्टता। ठीक, देखो शक्ति इसलिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्टता दिया गया है। ठीक, शक्ति तब होता जब क्वेश्चन में पूछा जाता कि ट्रांसफार्मर खाली मतलब ट्रांसफार्मर कौन कौन सी राशियों को परिवर्तित करता है। ठीक, या ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी राशियां परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, लेकिन यहां लिखा है ट्रांसफार्मर का उपयोग। आप ये बताइए, ट्रांसफार्मर का उपयोग आप वोल्टेज को ही कम ज्यादा करने के लिए करते ना, करंट को कम ज्यादा करने के लिए तो नहीं करते ना। कभी हो सकता है एक आध बार कर लिया हो, कहीं हो गया हो, लेकिन अधिकतर आप वोल्टेज को ही कम करते हैं ना, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो यही पूछ रहा है, उपयोग पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग खालिस्तान के परिमाण, तो इसका आंसर आ जाएगा वोल्टता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वोल्टता आ जाएगा, शक्ति नहीं आएगा। ठीक, शक्ति वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सब लोग वोल्टता टिक करें। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल खालिस्तान होता है। हाँ, 13वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना होता है। देखिए, वो यह कहना चाह रहा है, यदि कोई क्वेश्चन ना समझ पाया हो, कि कोई ट्रांसफार्मर है, उसका फुल लोड मान के चलिए कितना है, फुल लोड। ठीक, वैसे तो अलग अलग रहते, मान के चलिए उसका फुल लोड है 100 एम्पियर। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, उसका लोड हटा दिया, तो वो यह पूछ रहा है उस स्थिति में धारा का मान कितना रहेगा। ठीक, तो यह मान बहुत कम होता है, और यह मान आपको जो देखने को मिलेगा, यह मिलेगा 2% से 5% के बीच में। ठीक, मतलब 100 यदि उसका फुल लोड है तो उस स्थिति में 2 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में धारा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक, 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा, 100 से कम, 2 से कम नहीं होगा। ठीक, यदि 100 एम्पियर है, और परसेंट में निकालोगे तो 2% से 5% के बीच में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप लोग सभी लोग ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ें, 14वां नंबर। सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। यह भी बताएं आप लोग, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 95 से 98%। 95 से 98%। और कोई बताए? 95 से 98% ही है। ठीक है, नहीं और कोई बदलना चाहे? ठीक, तो ये तो सभी को मालूम है। ठीक, 14वां नंबर, इसमें आंसर हो जाएगा 95% से 98%। ठीक है, इसमें सभी लोगों ने सही बताया। ठीक, ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी आउटपुट दक्षता क्या होती है,
सभी मशीन और मोटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, क्यों? ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला पुर्जा नहीं है, यह एक स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए इसकी क्या होती है, आउटपुट दक्षता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी दक्षता 95 से 98% तक हो सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो चलो सबको क्लियर था। अगला पढ़े, अगला। ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य है। हाँ, यह क्वेश्चन भी आपने बहुत एग्जाम में देखा होगा कि जो हम ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल यूज करते हैं, उस ऑयल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसके जो ऑप्शन है, पहला है लुब्रिकेशन के लिए, दूसरा है इंसुलेशन एवं शीतलन, तीसरा है लुब्रिकेशन एवं शीतलन और चौथा है डी। बताएं इसका आंसर क्या होगा 15वें का? सर इंसुलेशन एवं शीतलन। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलेशन एवं शीतलन। ठीक, शीतलन को कूलिंग भी आ जाता है, कभी कभी हिंदी में वो कूलिंग लिख के दे देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इंसुलेशन एवं कूलिंग या इंसुलेशन एवं शीतलन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो आप उसमें ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। यदि ऑप्शन में लिखा है 30 kV प्रति mm, यह लगाएंगे। यदि 30 kV नहीं है तो वहां आपको मिलेगा 33 kV प्रति mm। यह इसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ट्रांसफार्मर की ऑयल की। ठीक, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखें, पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। हाँ, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है, बताएं। 16वां नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है। ठीक, अब देखो यहां आपको थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखना है, यदि यहां फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम दिया होता तो आपको वही लगाना पड़ता। ठीक, लेकिन यहां देखिए, आप पहला दिया है स्वप्रेरण, दूसरा दिया है सह प्रेरण, तीसरा दिया है गतिज प्रेरण और चौथा दिया है स्थितिज प्रेरण। ठीक, सह प्रेरण को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो ट्रांसफार्मर है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सह प्रेरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सह प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई बात समझ में? ठीक, पढ़ो आगे अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। हाँ, यह क्वेश्चन तो भैया इतने एग्जाम में पूछा गया है कि अब हर 2-4 एग्जाम में से आपको मिल जाएगा कि सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, फ्रेश सिलिका जेल का रंग क्या होता है, यूज सिलिका जेल का रंग क्या होता है, और जो ब्रीदर में है वह कौन सा पदार्थ यूज होता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है सिलिका जेल। क्या है? सिलिका जेल। सिलिका जेल से 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वह और देख लीजिए, हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल जाए। पहला कि जो न्यू या फ्रेश सिलिका जेल का, ठीक है, न्यू या फ्रेश सिलिका जेल का, न्यू सिलिका जेल का कलर कौन सा होता है या रंग कौन सा होता है, तो आप बताओगे नीला। ठीक, और उपयोग यूज्ड में क्या आ जाएगा? हल्का गुलाबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हल्का गुलाबी। ठीक, हल्का गुलाबी या आसमानी। क्या आ जाएगा? हल्का गुलाबी या आसमानी। ठीक, जो भी हो। ठीक, कभी कभी इसमें हल्का पीला भी दे देते हैं। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेश सिलिका जेल का रंग नीला होता है और उपयोग होने के बाद हल्का या गुलाबी हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 18वें नंबर का। वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण में सबसे उपयुक्त धातु है। हाँ, जो हमने मापक यंत्र पढ़े थे 4 प्रकार के, ठीक है, उसमें से वो पूछ रहे हैं कि जो वैद्युतिक मापक यंत्र हैं उनमें जो कमानी बनाई जाती है, कमानी को पॉइंटर इस प्रकार से घूमता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम
सर फॉस्फोर हाँ, तो वह बनता है फास्फर ब्रॉन्ज का। किसका बनता है? एक फास्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु होती है, उसका वह बनता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखें 19 नंबर का। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ खालिस्तान कहलाता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा परिपथ अनंत प्रतिरोध दर्शाएगा? बताएं कोई भी। खुला परिपथ, ग्राउंड परिपथ, शॉर्ट परिपथ। क्या बोला था आपने? खुला परिपथ। खुला परिपथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। जो आपका ओपन सर्किट होता है वह क्या करता है? अनंत प्रतिरोध दर्शाता है। ठीक। आप खुद बताइए, मान के चलिए एक परिपथ खुला है, तो क्या आप उसके प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं? आप उसके प्रतिरोध को माप सकते हैं? जब आपको पता ही नहीं कि सर्किट है कितना बड़ा या उसमें क्या चीजें लगी हैं, जब परिपथ खुला है तो उसके प्रतिरोध को तो आप माप ही नहीं सकते। तो उसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक। और यदि हम बोले कि उसमें विद्युत धारा का मान क्या रहेगा? 0, शून्य रहेगा। सभी लोग 20 नंबर का क्वेश्चन देखें। शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। ठीक। यह अपन ने अभी डिस्कस किया है कि जो शुष्क सिलिका जेल है या फ्रेश या सूखी, उसका रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें 21 नंबर। जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। हाँ, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की या कम देखभाल की जरूरत होती है वह कौन सी मोटर होती है? बताएं। डीसी सेंटर। ठीक। तो वह होती है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो आपके गांव में जो थ्रेसर वगैरह होते हैं उनमें होती है, या बहुत सारे आटा चक्की वगैरह में। ठीक। तो उसमें क्या है, यह मोटर आपको देखने को मिलती है। इसमें बिल्कुल न्यूनतम मरम्मत की जरूरत होती है। ठीक। इसमें ऐसी लाइनिंग खांचे कटे होते हैं इसके ऊपरी आकार पर। ठीक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गिलहरी के जैसे धारियां बनी होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जिसको सबसे कम अनुरक्षण की या देखभाल की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। हाँ, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। वो ये बोल रहा है कि आपने इंडक्शन मोटर पढ़ी थी। ठीक। इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए आप किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करेंगे? जब शर्त यह है कि जो उसकी क्षमता है वो बहुत कम है। ठीक। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन स्टार्टर या DOL स्टार्टर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक। तो गलत आंसर है, इसका हो जाएगा DOL स्टार्टर, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। जिसको क्या बोला जाता है? DOL स्टार्टर। ठीक। जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और इस स्टार्टर का यूज 3 से 5 HP तक की मोटर के लिए करते हैं। कौन सी मोटर? इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक। इससे ऊपर की 7 से 10 HP वाली मोटरों के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। तो इसमें सभी लोग लगाएं DOL स्टार्टर। ठीक। क्षमता हमने आपको बता दी 3 से 5 HP तक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर का। हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप और पुश बटन को खालिस्तान के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। हाँ, हस्तचलित मतलब जो अपन हाथ से चलाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप ऑफ पुश बटन को खालिस्तान के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। NVC, ओवरलोड रिले संयोजक। ठीक। और भी इसमें है NVC ओवरलोड रिले संयोजक और
स्टार्ट पुश बटन, एनबीसी और ओवरलोड रिले संयोजक, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? एनबीसी ओवरलोड रिले संयोजक। ठीक, तो पहले तो आप इसका ध्यान रखना, एनबीसी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नो बोल्ट कॉइल। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, तो जो स्टॉप पुश बटन वो ये कहना चाह रहे हैं जिससे अपन स्टार्टर को बंद करते हैं, वह बटन किस किसके श्रेणी क्रम में लगी होती है? तो एक तो लगी होगी नो बोल्ट के, क्योंकि जैसे ही अपन दबाएंगे और बोल्टता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है ओवरलोड रिले। ठीक, कि जब मोटर क्या है ओवरलोड की स्थिति में पहुंच जाए तो वह मोटर को अपने आप से क्या कर दे? ट्रिप कर दे या बंद कर दे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 24 नंबर का क्वेश्चन। न्यूट्रल तार को खालिस्तान की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ इसको डाला गया है कि जो आपका न्यूट्रल तार होता है, फेज और न्यूट्रल में न्यूट्रल प्रयोग नहीं करना चाहिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा? फेज की भांति, अर्थ की भांति, सप्लाई की भांति या इनमें से कोई नहीं? फेस की बात है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ की भांति। ठीक, ऑलरेडी आपके पास फेस है, आप क्यों फेस की भांति यूज करोगे? या तो अर्थ की भांति करोगे, या न्यूट्रल तो करना ही नहीं है न्यूट्रल की भांति। तो अपन क्या करते हैं गांव में? अपन एक फेस खींच के लाते हैं, जमीन से अर्थ लेते हैं और बल्ब जला देते हैं। ठीक, तो वैसे नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा कि इसको अर्थ की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसको? न्यूट्रल तार। न्यूट्रल तार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 25 नंबर का। किसी मशीन का इंसुलेशन परीक्षण खालिस्तान पर किया जाना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि कोई मशीन है, ठीक, उसका हमको क्या करना है? इंसुलेशन परीक्षण करना है, जो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगे हैं या बाइंडिंग वगैरह किसी भी प्रकार का हमको इंसुलेशन परीक्षण करना है, तो वह खालिस्तान लोड पर किया जाना चाहिए। शून्य लोड पर, अर्ध लोड पर, पूर्ण लोड पर या न्यून लोड पर? कौन से लोड पर किया जाना चाहिए? पूरे लोड। तो यह इंसुलेशन जो परीक्षण है वह हमेशा पूर्ण लोड पर किया जाना चाहिए। किस पर किया जाना चाहिए? पूर्ण लोड पर। किस पर किया जाना चाहिए? पूर्ण लोड पर। क्यों किया जाना चाहिए? जिससे कि जब हमारी मोटर पूर्ण लोड पर कार्य करे तो उस समय हमारा जो इंसुलेशन है वह खराब ना हो। यदि खराब हो जाता है तो वह हमें पता चल सके, इसलिए हमें जो इंसुलेशन परीक्षण है वह पूर्ण लोड पर करना चाहिए। ठीक है, तो यह आपके 25 क्वेश्चन थे। उम्मीद है सभी को समझ में आए होंगे। ठीक, इसके जो क्वेश्चन है वह हम इसके अगले बार में देखेंगे।